हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान प्रश्न बैंक 2021-22 का एक वीडियो हम आपको अध्याय 1 का पहले दे चुके हैं। इस वीडियो में अध्याय 2 की शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। और इसके सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीय जल युक्त नहीं है? तो इसका जो उत्तर है वो आएगा धावन सोडा, कि जलयुक्त नहीं होता है। पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीचसमान होता है, तो वो होता है पहले वाले में खाने का सोडा आएगा। दूसरा, पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान होता है, तो पीएच मान होता है 7 से कम। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक क्षारक नहीं है? तो C2H5OH, C2H5OH ये क्षारक नहीं है। देखो NaOH क्षारक होता है, KOH क्षारक होता है, NH4OH भी क्षारक होता है, पर जो आपका एथिल एल्कोहल है ये, इसलिए एल्कोहल है, क्षार नहीं है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या होगा? अगर एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा अम्ल क्या होगा, या दूसरा अवयव क्या होगा? तो इसका दूसरा अवयव होगा टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल अपच का उपचार करने के लिए निम्न में कौन सी औषधि उपयोग में ली जाती है? तो आप लोगों को भी पता होगा, हम एंटासिड की गोली आप इनो वगैरह लेते हैं, उन सब में क्या होता है? एंटासिड होता है। या आप लोग सोडा पीते हो, उसमें भी एंटासिड होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है। सोडियम कार्बोनेट का एक क्षारीय लवण, क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है, तो यह होगा दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो अम्ल की खासियत होती है, एक तो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद खट्टा होता है, और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। स्वाद में खट्टे और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल। आगे देखते हैं। पीएच स्केल की परास है। पीएच स्केल की जो परास होती है वो कितनी होती है? 0 से 14 तक होती है। अब पूछा है एक वाक्यों में उत्तर लिखिए, तो एक वाक्यों में उत्तर सबसे पहला है विरंजक चूर्ण का सूत्र। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र। उसके बाद धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो ये निर्माण करता है संगत लवण CO2 और पानी का। संगत लवण CO2 और पानी। अगला दे रखा है कैल्शियम फॉस्फेट्स, जो दांतों के इनेमल में उपस्थित होता है, इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो उसकी रासायनिक प्रकृति क्षारीय होती है। अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण। रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक। विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है?
तो विंजनरंजक चूर्ण के निर्माण में CaOH का होल ट्वाइस और Cl2 का उपयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH का होल ट्वाइस, ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे रिक्त स्थान देखते हैं। शाकीय पौधे नेटल के डंक में अम्ल उपस्थित होता है, तो होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। कठोर जल को मृदु करने के लिए यौगिक का उपयोग करते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम वो होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। सिरके में अम्ल उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर के विभिन्न रूप है। ये है आपके CaOCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 का कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है ये। अम्ल क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के। अम्लीय प्रकृति। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब वह कौन सा रंग देता है? वो बैंगनी रंग देता है। बैंगनी रंग। जब धातु अम्ल से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है, तब जो यौगिक बनता है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लवण। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। इसके बाद देखते हैं सही जोड़ी। तो आइए जोड़ी की शुरुआत करते हैं। खट्टे दूध या दही जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है ये बताना है हमको। तो सबसे पहले वाले में लैक्टिक अम्ल, उसके सामने वाला ही आ जाएगा। चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। नींबू के रस का पीएच मान वो होता है 7 से कम। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान ये होता है 7 से अधिक। अगर एग्जैक्ट की बात करूं तो नींबू के रस का पीएच मान होता है 2.0 या 2 से 3 के बीच में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान जो होता है वो लगभग 14 होता है, मतलब 7 से ज्यादा होगा। क्षारक होते हैं जल में घुलनशील। आगे देखते हैं। इसके बाद है इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। हम 10 के उत्तर आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला उत्तर देखिए। तो पहला प्रश्न दे रखा है कि धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इतना याद रखना, जब भी धातु के साथ क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। और एक उदाहरण दीजिए, इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो इस गैस में अगर हम ये इस टाइप से एक डायग्राम बना सकते हैं कि एक हम स्टैंड लगा दें और इस स्टैंड के ऊपर एक परख नली लगा देते हैं। उस परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक के टुकड़े रख देते हैं और इसको एक अन्य नली की सहायता से यहाँ पे करें तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलने लग जाते हैं और फटफट की ध्वनि निकलती है। और हाइड्रोजन गैस का दहन मोमबत्ती के द्वारा कर सकते हैं हम, यहाँ पे जो बुलबुले निकलते हैं उनको। और दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच की जा सकती है। ये इस टाइप का इसका हम आंसर दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। सेकेंड, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? सीधी सी बात है, अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत चालित होती है, मतलब विद्युत गुजरती है। तो जल में घुलने पर अम्ल क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है।
और आयनों का निर्माण करता है। जल में घुलने पर अम्ल क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको अगर पानी के साथ घोलेंगे तो आपका Cl अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ चलेगा जाएगा तो वो बनाएगा H3O+। ये आयन में विद्युत का चालन होता है। यहां पे प्लस आ गया, मतलब इसमें विद्युत का चालन होता है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं वो समझा देता हूं आप लोगों को कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे मिलकर बना होता है, जिप्सम से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम भी बताया उनने। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करके क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। क्या करता है, जल से क्रिया करके जिप्सम बनाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल से क्रिया कराते तो जिप्सम बन जाता है। आप लोगों को ने देखा होगा टूटी हड्डियों, जब हड्डियां टूट जाती है या कुछ हो जाता है तब पट्टा चढ़ाते हैं। तो पट्टा चढ़ाते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टा चढ़ाते हैं, उसके अंदर पानी मिला देते हैं तो वो ठोस पदार्थ जिप्सम बन जाता है। और वो आपका काय में उपयोग में होता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, इसके अलावा खिलौने बनाने में, सजावटी सामान बनाने में आदि में इसका उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो उपयोग आप लोग ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं मौखिक, टूटी हड्डियों को जोड़ने में और एक और खिलौने और सजावटी सामान बनाने में, ये 2 इसके उपयोग हो जाएंगे। अगला प्रश्न, धोने का सोडा तथा बेकिंग सोडा का सूत्र लिखिए हुए उनके उपयोग लिखिए। तो धोने का सोडा जो होता है वो होता है Na2CO3। धोने का सोडा होता है Na2CO3 और पूरा अगर सोडा का सूत्र पढ़े हम तो Na2CO3 10H2O होता है। क्या होता है? Na2CO3 10H2O। इसका पूरा फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। ये पूरा इसका फॉर्मूला होता है। इसका उपयोग काय में किया जाता है? कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में और घरों की साफ सफाई करने में, दोनों में उपयोग होता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3। Na2CO3 तो इसमें भी रहेगा। अब इसके पीछे क्या लगेगा देखना, वहां पे 10H2O लगा था, सॉरी माफी चाहूंगा ये गलत है, NaHCO3 होता है वो। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का। और बेकिंग सोडा का उपयोग होता है एक तो अग्निशमन यंत्रों में, काय में होता है? अग्निशमन यंत्रों में। इसके अलावा खाने के सामान बनाने में आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी स्पंजी सामान बनते हैं, चाहे वो आपका खमण हो या बिस्किट नहीं, केक हो वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो खमण, केक वगैरह में भी लिख सकते हैं हम। इसके अलावा अग्निशामक यंत्रों में लिख सकते हैं। इसके अलावा पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी बेकिंग सोडे का उपयोग करते हो। आप इनो पीते हो तो इनो वही बेकिंग सोडा ही होता है उसके अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन होता है परंतु सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों? तो इसका एक कारण है क्योंकि सोडियम क्लोराइड दैट मीन्स NaCl, याद रखना, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl एक प्रबल अम्ल है तथा प्रबल क्षार है। ठीक है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण है, इसलिए इनकी प्रकृति कौन सी होती है? उदासीन होती है। जबकि सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम कार्बोनेट जो है वो क्या है? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। यही कारण है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन उदासीन, जबकि इसका क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, तो यहां से ही हमको रीजन पता चल गया। इसके बाद तो हमने प्रश्न उतारना है, सिर्फ ये 2 लाइन का रीजन है आपका। अगला देखते हैं, प्राकृतिक एवं संश्लेषित संसूचक, सूचक बोल सकते हैं, संसूचक भी बोल सकते हैं। यहां पे सूचक लिखा हुआ है इसलिए सूचक बोल देता हूं, किताब में संसूचक लिखा हुआ है। प्राकृतिक सूचक या संश्लेषित सूचक, प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं
वे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, जैसे लिटमस और हल्दी। हल्दी और लिटमस से हम किसी भी चीज की अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाया जा सकता है। और संश्लेषित सूचक जो मानव द्वारा निर्मित सूचक होते हैं वो संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, ठीक है। इसके अलावा आप अगर प्राकृतिक सूचक में बात करें तो लौंग है, आपका प्याज है, वनीला है मतलब वेनिला, इन सब को भी बोलते हैं प्राकृतिक सूचक की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे और भी हम बढ़ा सकते हैं, आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। हल्दी के अलावा आपका जो प्राकृतिक सूचक प्याज भी होता है, लौंग भी होता है। आगे बात करते हैं उदासीनीकरण की क्रिया। उदासीनीकरण की क्रिया किसे कहते हैं? तो जब अम्ल और क्षार के लवण मिल जाते हैं और जल बनाते हैं, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं, कोई क्रिया नहीं होती है, तो इनको उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है और लवण और जल बनाता है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है और पानी बन जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl और पानी H2O बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है? दंत क्षय मतलब दांतों में खराबी या टूटने वगैरह की बात है। मुंह के पीएच का मान अगर 5.5 से कम होने पर, कितने से? 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय आरंभ हो जाता है, या तो दांत सड़ने लग जाते हैं, खिरने लग जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होने लग जाती है इनमें। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एप्टाइड का बना होता है। कैसे मिलकर बना होता है ये? इनेमल कैल्शियम, जो दांतों का जो इनेमल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है, किंतु मुंह के पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो यह क्या हो जाता है? संक्षारित, मतलब इसका क्षय होने लग जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं और भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचा जा सकता है। मतलब आप अगर भोजन करते हो उसके बाद अगर आप अपने दांत वात साफ कर लो तो दंत क्षय होने से हम बच सकते हैं। इसके अलावा मुंह को साफ रखने के लिए हम दंत मंजन का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके आगे और अपन जोड़ सकते हैं इस बात को कि भोजन के बाद अगर मुंह को साफ रखा जाए और या दांतों को साफ रखा जाए या मंजन कर लिया जाए तो दंत क्षय होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इतना याद रखना हमको पीएच परिवर्तन का। अगला प्रश्न देखते, नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। तो देखो, विरंजक चूर्ण के उपयोग होते हैं वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन के विरंजन के लिए, कागज उद्योग में कास्ट लुगदी के विरंजन में। दो उत्तर दिए इनने यहाँ पे, एक दिया था वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन में और कागज उद्योग में कागज की लुगदी के विरंजन में। बेकिंग सोडा का हम आगे पढ़ के आए, वही वाला आप याद कर लेना। धोने के सोडे का भी आप लोगों को बता ही रखा है मैंने, कांच कागज साबुन के उद्योग में किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, इसका उपयोग साबुन और पेपर के निर्माण में होता है। अंतिम प्रश्न, क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद को समझाना है। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देके समझाइए। तो क्लोर क्षार सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह जल योजित होकर हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्लोर और क्षार में बदल जाता है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एल्कली क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्लोर और क्षार में बदल जाता है। और ये उदाहरण लिख देना। तो इसी के साथ आपका अध्याय 2 समाप्त होता है। अध्याय 3 अगले वीडियो में देंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और विशेष रूप से बात समझा देता हूं, मैथ्स के एक एक सवाल का वीडियो आप लोगों को मिल रहा है। आप YouTube चैनल पर बने रहिए
और मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के प्रश्न बैंक के सार वीडियो देखिए, बहुत शानदार वीडियो है। बोर्ड पे सवाल समझा रखे हैं एक एक, आप उनको देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।